नमस्कार और मेट टॉक 19 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं AHA 2025 के लेटेस्ट CPR अपडेट्स की। चलिए इनको आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले BLS, फिर हाई क्वालिटी CPR क्या होता है, उसके बाद ACLS, कुछ स्पेशल केसेस, पोस्ट अरेस्ट केयर और आखिर में वो खास बातें जो आपको नोटसेट में दूसरों से आगे रखेंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट या BLS से। ये वो पहले कुछ मिनट होते हैं जो किसी की जान बचाने और एक एग्जाम क्वेश्चन सही करने में, दोनों में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। सोचिए, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा? किसी भी तरह की जांच से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी आपको ये देखना है कि आप और वो मरीज दोनों सुरक्षित हैं या नहीं। सीन सेफ्टी हमेशा पहली प्राथमिकता है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसे बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। एग्जामिनर्स का ये फेवरेट सवाल होता है, वो इन स्टेप्स का ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले सीन सेफ्टी, फिर रिस्पॉन्स चेक करना है, फिर मदद के लिए चिल्लाना है और फिर जाकर इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करना और AED बुलवाना है। अच्छा, अब जब आपने शुरुआती स्टेप्स कर लिए, तो आगे क्या? ये स्लाइड इसी डिसीजन मेकिंग को समझाती है। देखिए, 3 बातें हो सकती है। पल्स है और सांस भी चल रही है, तो बस मॉनिटर कीजिए। पल्स है पर सांस नहीं, तो हर 6 सेकंड में एक रेस्क्यू ब्रेथ दीजिए। और अगर न पल्स है न सांस, तो बिना सोचे CPR शुरू कर दीजिए। तो अब हम आते हैं CPR पर। लेकिन एक बात समझनी होगी, सिर्फ छाती दबाना ही CPR नहीं है। CPR का असली असर तब होता है जब वो हाई क्वालिटी हो। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। याद है पहले क्या होता था? हमें सिखाया जाता था कि कंप्रेशन रोक कर ही सांस देनी है। पर अब इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2025 का अपडेट कहता है कि कंटिन्यूअस चेस्ट कंप्रेशन पर फोकस करना है। मतलब रुकावटें कम से कम हो। हमारा मेन मकसद है कि ब्लड फ्लो बना रहे। तो हाई क्वालिटी CPR के ये 5 मंत्र हैं और नॉर्सेट में इनसे सवाल बनते ही बनते हैं। रेट होना चाहिए 100 से 120 प्रति मिनट, गहराई कम से कम 5 सेंटीमीटर। चेस्ट को पूरा रिकॉइल होने का मौका देना है। रुकावट 10 सेकंड से कम हो और बहुत ज्यादा वेंटिलेशन नहीं करना है। ये एक बहुत कॉमन सवाल है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइडलाइंस इस बारे में बहुत साफ है कि बचाने वाला थकना नहीं चाहिए। सीधा सा नियम है, हर 2 मिनट में कंप्रेसर बदलें और अगर 2 मिनट से पहले ही थकान महसूस हो तो तुरंत बदल लें। याद रखिए, मकसद है अच्छा CPR देना, अपनी हिम्मत दिखाना नहीं। थका हुआ रेस्क्यूअर कभी भी अच्छा कंप्रेशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो BLS हो गया। अब मान लीजिए मेडिकल टीम आ गई है। अब हम एडवांस्ड लेवल पर जाएंगे, यानी एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम ACLS कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है जिस पे ध्यान देना है। 2025 की गाइडलाइंस में अब एक नया H जुड़ गया है। तो जो हम पहले 5H और 5T पढ़ते थे ना, अब वो हो गए हैं 6H और 5T। और ये नया H है हाइपोग्लाइसीमिया। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। जब शॉक देने के बाद भी VFib या पल्सलेस VTach ठीक नहीं होता, तो हम दवा देते हैं और वो है एम्योडेरोन। इसकी पहली डोज होती है 300 मिलीग्राम IV बोलस। ये नंबर सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर पहली डोज से काम नहीं बना, तो दूसरी डोज ठीक उसकी आधी यानी 150 मिलीग्राम दी जाती है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, 300 और फिर 150। पर बच्चों के केस में एक फर्क है और यहीं पर सवाल फंसा सकता है। वयस्कों में 2 डोज देते हैं, लेकिन बच्चों में जरूरत पड़ने पर एम्योडायरोन 3 बार तक दे सकते हैं। इस अंतर को जरूर याद रखें। चलिए अब कुछ स्पेशल सिचुएशंस की बात करते हैं, जैसे कि अगर मरीज प्रेग्नेंट हो या किसी को चोकिंग हो जाए। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल अपडेट है। अगर मरीज प्रेग्नेंट है तो IV लाइन हमेशा डायाफ्राम के ऊपर लगानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ा हुआ यूट्रस नीचे की वेन से ब्लड रिटर्न को रोक सकता है और दवा दिल तक नहीं पहुंचेगी। और अब चोकिंग के बारे में। पहले हम सिर्फ एब्डोमिनल थ्रस्ट देते थे, लेकिन अब नए दिशा निर्देश के मुताबिक अगर कोई वयस्क है जिसे चोकिंग हो रही है, तो हमें पहले 5 बैक ब्लो देने हैं और फिर 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट।
ये एक बड़ा बदलाव है। अब मान लीजिए कि आपकी मेहनत रंग लाई और मरीज की पल्स वापस आ गई, जिसे हम RSOC कहते हैं। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब पोस्ट अरेस्ट केयर का फेज शुरू होता है, जो कि उतना ही जरूरी है। ये वो मैजिक नंबर्स हैं जो हमें ROSC के बाद मेंटेन करने होते हैं। SpO2 90 से 98% के बीच, PCO2 35 से 45 के बीच और मीन आर्टीरियल प्रेशर यानी MAP 65 से ऊपर। ये वैल्यूज सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमने सारे ज़रूरी अपडेट्स देख लिए हैं। अब फटाफट से उन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आपको नॉर्थ-सेट एग्जाम में सफलता दिलाएंगे। तो आखिर में ये 5 बातें तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला, कंटिन्यूअस कंप्रेशन। दूसरा, नया 6th H यानी हाइपोग्लाइसीमिया। तीसरा, प्रेगनेंसी में IV लाइन डायफ्राम के ऊपर। चौथा, एडल्ट चोकिंग में बैक ब्लोज। और पांचवां, रॉस के बाद SpO2 का टारगेट 90 से 98%। ये पॉइंट्स सबसे हाई यील्ड हैं। तो अब जब आपको ये सारे अपडेट्स पता हैं, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि असल में किसी की जान बचाने के लिए भी होगा। अगर आपको इस जानकारी से मदद मिली हो, तो ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए meddoc_19 को जरूर सब्सक्राइब करें।